जय हिंद बच्चों। मैं सुनीता मैम आज आपके लिए हिंदी व्याकरण क्लास 8 के लिए लेकर आई हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। आपको तो पता है कि हिंदी व्याकरण कितना ज़रूरी होता है ना। जैसे आप जैसे जैसे कि क्लास 9 में जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो भी आपको व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको इग्नोर कभी मत करिएगा। और व्याकरण बहुत ही मस्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए व्याकरण पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज का जो पाठ है हमारा, पहला पाठ क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहला पाठ क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं भाषा क्या है। तो भाषा, सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाषा क्या है? जैसे क्वेश्चन क्या आता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो भाषा क्या है, ठीक है। तो भाषा क्या है कि मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी से बात करते हैं तो भाषा होती है ना, हमारे मन की बात, हम अपने मन की बात दूसरों को सुनाते हैं और दूसरों के मन की बात सुनते हैं, ये भाषा है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है कि जब हम अपने किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण देते हैं, नाटक करते हैं, जैसे फिल्म संगीत आदि में हम भाषा के मौखिक का रूप प्रयोग करते हैं ना। तो मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा हो जाता है, ठीक है। और लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा जब हम अपनी बात को लिख कर प्रकट करते हैं, किसी से बताते हैं, तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे अखबार पढ़ना, पढ़ते हो ना, अखबार पढ़ना, पत्र लिखना, कहानी लिखना, ठीक है। ये सब क्या है? जब जो भी चीज़ लिखी जाती है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं साहित्य पर। जब भाषा का नाम आता है ना, तो क्या है साहित्य? कि जो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। देखिए, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, ठीक है। साहित्य क्या होता है? कि साहित्य कि दो प्रकार से लिखा जाता है। दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब जैसे गद्यांश लिखते हैं ना, गद्यांश पद्यांश होता है ना। तो गद्य साहित्य क्या होता है? इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से क्या करता है? बोलचाल की भाषा में अपने विचार को प्रकट करते हैं। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं। प्रमुख इसके कि गद्य साहित्य के रचनाकार भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मुंशी, आपकी बुक में भी दिया है, आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी से निर्मला, मानसरोवर, सेवा सदन, ईदगाह, गोदान आदि। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की क्या रचना है? चंद्रगुप्त, जैसे ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, उर्वशी, तितली आदि। और महादेवी वर्मा की गिल्लू, नीलू, गौरा आदि। तो ये जो भी रचनाकार के नाम दिए हैं ना, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ बेटा, देखो, पद्य साहित्य क्या है? इसके अंतर्गत साहित्यकार अपनी तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। तुकबंदी जानते हो ना, जब तुक मिला के लिखना होता है वो तुकबंदी कहलाता है ना। तो पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत और कविता, दोहा, सोठा, चौपाई, ये सब क्या आता है? ये पद्यांश के रूप में आता है, ठीक है। और देखिए, और इसके कवि हैं, जो प्रमुख कवि होते हैं, जैसे कवि हैं जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। तो इनकी रचनाएं आपको बुक में हम दिखा रहे हैं ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आप बुक में देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, मातृभाषा और राजभाषा क्या है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ अगर बांग्ला है बोलती है तो वो बच्चा क्या करता है? बांग्ला में सीखता है, ठीक है ना। अब राजभाषा क्या है? राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है ना।
और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा इसको घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। बोली, भाषा के बाद क्या आता है? बोली। बोली क्या है? जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं, ठीक है। उसके रूप क्या हो जाते हैं? स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, अब देखिए लिपि क्या है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, मतलब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब जर्मनी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? रोमन में लिखी जाती है। देखिए हम आपको बुक में दिखा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उर्दू फारसी में, बांग्ला बांग्ला में और तमिल तमिल, ठीक है ना। याद कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए व्याकरण क्या होता है ना। व्याकरण के बारे में भी तो जानेंगे ना। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसको शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है, वह शास्त्र है जो हमें मतलब कि भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है, ठीक है ना। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? भाषा की जो मूल ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण विचार कहलाते हैं, ठीक है ना। वो वर्ण होते हैं ना। तो वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। और शब्द विचार में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं कि नहीं? बनते हैं ना। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति तथा रचना आदि में संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वाक्य विचार क्या होता है? और शब्दों के सार्थक मेल से जो मतलब कि वाक्य बनते हैं ना। तो वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद, विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है, ठीक है ना।